बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने CS 506 के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम मोर ऑन मल्टी थ्रेडिंग को अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर 23 के अंदर हमने ऑलरेडी मल्टी थ्रेडिंग देखी थी कि जब एक से ज़्यादा थ्रेड कॉन्टीन्यूसली एक ही टाइम में वर्क कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब दोस्तों सर ने यहाँ पे मोर ऑन मल्टी थ्रेडिंग के अंदर पहला एक टास्क दिया कि आप जो पीछे मल्टी थ्रेडिंग करके आए हो सिंपल, अब उसी मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हुए आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर आपके पास दो फाइल्स हैं। एक फ़ाइल का नाम है first.txt और दूसरी फाइल का नाम है second.txt। यानी आपने मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हुए दो फाइल्स से डाटा फैच करना है और उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। यानी शॉर्टली अगर मैं ये कहूँ तो दोस्तों आपने फ़ाइल हैंडलिंग करनी है यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे सारे जो दो फाइल्स दी हुई हैं, पहली फाइल first.txt एंड सेकंड फाइल second.txt। first.txt में सर कह रहे हैं ये कुछ डाटा आपके पास पड़ा होगा first 1 first 2 इस तरह, एंड जो second.txt फाइल है उसके अंदर भी सामने दिखाया हुआ है कुछ डाटा पड़ा होगा second 1 second 2 second 3 कुछ इस तरह से। अब आपने इन दोनों फाइल्स को सबसे पहले आपने क्रिएट करना है। तो उसके लिए दोस्तों ये हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। यहाँ पे आगे कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया जावा लेक्चर्स के नाम से, ये जिस जगह पे जिस लोकेशन पे आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया वहाँ पे आएँ। दोस्तों मैंने क्रिएट किया था लोकल डिस्क डी के अंदर, तो मैं अपनी लोकल डिस्क डी में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जावा लेक्चर्स के अंदर आ गया। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर आते सार यहाँ पे दो फाइल्स बनानी है नोटपैड की। तो यहाँ पे मैं न्यू में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट FIRST फर्स्ट, चूँकि सर ने कहा हुआ है आपने जो पहली फ़ाइल क्रिएट करनी है उसका नाम है फर्स्ट। एंड देन जो उसके बाद आपने नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है उस फाइल का क्या नाम होगा, सेकेंड। सो यहाँ पे आपने लिख दिया जी SECOND सेकेंड। ओके, सो दो फाइल्स आपने क्रिएट कर दी, एक फर्स्ट के नाम से एक सेकंड के नाम से। अब जो फर्स्ट फाइल आपने क्रिएट की है इसके अंदर कुछ डाटा रख लें, जैसे सामने रखा हुआ था first 1 और उसके बाद मैंने इसी को कॉपी कर दिया एंड देन मैंने क्या किया यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। तो मैंने सर ने 10 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है first 1 first 2 first 3, हम जो है 5 टाइम लिख लेते हैं क्योंकि हमने तो जस्ट टेस्ट ही करना है ना, कोड ही करना है। तो कोड तो चाहे डाटा जितना मर्जी हो, अगर आप कोड 100% ठीक होगा तो आप चाहे डाटा चाहे 50,000 दो 1 लाख दो जितना मर्जी दे दो। ओके चलें जी, इतना ये मैंने डाटा दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को करता हूँ बंद। इसी तरह मेरी दूसरी फाइल है सेकंड के नाम से जो मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर डाटा रख लेता हूँ जी सेकंड। तो सेकंड 1, देन उसके बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेज 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं 2 एंड 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 5। एंटर करके सेव किया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे इस फाइल को क्लोज कर दिया। चलें अब हम आ जाते हैं जी कोडिंग पे। सो कोडिंग पे आने के बाद अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने फ़ाइल हैंडलिंग यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपने फ़ाइल हैंडलिंग करनी है तो आपको पता है हम सबसे पहले हम एक पैकेज इंपोर्ट करते हैं, import java.util.static। ओके, तो ये पैकेज क्या करता है, ये पैकेज आप तब यूज़ करते हो जब आपने फ़ाइल हैंडलिंग करनी है। util नहीं .io पैकेज, util जो है वो स्कैन क्लास के लिए यूज़ होता है। सो IO पैकेज हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फ़ाइल हैंडलिंग करनी होती है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने एक क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। तो क्योंकि आपको पता ना कि फ़ाइल हैंडलिंग करने के मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ती है। सो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली जिस क्लास का नाम मैंने रख लिया फ़ाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ। सो मैंने ये फ़ाइल नाम की क्लास क्रिएट कर ली। अब इस फाइल क्लास के अंदर हमने मल्टी थ्रेडिंग करनी है। तो मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए आप या तो यूजिंग इंटरफेस कर सकते हो या फिर यूजिंग इनहेरिटेंस कर सकते हो, क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 23 के अंदर दो तरीके पढ़े थे। अगर आपने लेक्चर 23 नहीं देखा तो पहले वो देख लें जाके। तो मैं यहाँ पे यूजिंग इंटरफेस करूँगा। सो इंटरफेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी इम्प्लीमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स किस इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे, रनेबल RUNNABLE रनेबल। ये हमारे पास एक बिल्ट इन इंटरफेस होता है मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए। ओके, जावा के अंदर डन। अब हमने यहाँ भी क्या करना है, अब हमने अपनी इस फाइल क्लास के अंदर सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिस वेरिएबल का नाम होगा फाइल नेम मीन कि जिस फाइल से आपने डाटा रीड करना है उस फाइल का नेम क्या होगा। ओके,
सो यहाँ मैंने फाइल नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अपनी ये फाइल क्लास का एक कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली नीचे से मेन के मेथड से एक लेगा, क्या भला, एक लेगा फाइल का नेम, यानी जो यहाँ से मेन के मेथड से हम जो भी फाइल का नेम इस कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे, ये वो फाइल का नेम किसको दे देगा, इस फाइल नेम वाले वेरिएबल को। सो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे मैंने कह दिया स्ट्रिंग टाइप के साथ मुझे एक फाइल का नेम नीचे से मिलेगा, जो मैंने एफ़ यहाँ पे आर्गूमेंट बना लिया एक एफ़ नाम से। इस एफ़ नाम के आर्गूमेंट के अंदर मुझे जो भी नीचे से नेम दिया जाएगा वो नेम मैं किसको दे दूँगा, फाइल नेम वाले वेरिएबल को। सो मैंने कहा फाइल नेम वाला जो वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो एफ़ वेरिएबल की वैल्यू के, ठीक है, इतना कर दिया। देन उसके बाद चूँकि हमने रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है, सो आपको पता ना जब हमने मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है तो हम यहाँ पे रनेबल इंटरफेस का जो है वो क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं रन मेथड। सो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे हम लिख दिया जी पब्लिक वाइड रन, ओके, ये कर दिया। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये जो है ना काम जैसे मेरी डायरेक्ट मैं क्लास में आता हूँ और ये मेरी डायरेक्ट वर्क करती है, कुछ लोगों की ये डायरेक्ट क्लास वर्क नहीं करती, वो एरर देता है। सो उसका बड़ा ही आसान तरीका, उसके लिए आपने यहाँ पे इसको पब्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ आप इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो, यानी ऐसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो इसको, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट बना लोगे तो आपका ये वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन कोड सारा ऐसे ही रहेगा, कोड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोड ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो इस क्लास को, ठीक है। ओके, डन हो गया। लेकिन उम्मीद है कि ऐसे ही वर्क कर लेगा ये, ठीक है। बाकी जैसे आपके हैंडआउट्स पे है ना कि क्लास को सर ने वो जो है क्रिएट किया होगा एक अलग फाइल में जाके, वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर ये भी तरीका बड़ा इजी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ओके, डन, चलें, बढ़िया हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब पब्लिक वाइड रन के अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन करनी है और उस फाइल में से डाटा जो है फैच करना है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ट्राई कैच। आपको पता ना, हम जब फाइल में डाटा रीड करते हैं तो हम ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई कैच का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि अगर हम डाटा सक्सेसफुली फैच हो जाएगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे, अदरवाइज हम कैच में जो है वो एग्जेप्शन डिस्प्ले कर देंगे। एग्जेप्शन, तो एग्जेप्शन का ई के अंदर हमारे पास एग्जेप्शन आ जाएगी, यानी जो भी एरर आएगा वो इस एग्जेप्शन ई के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, मैंने कहा ई के अंदर जो भी एरर आया उसको प्रिंट स्टैक ट्रैक कर दो। ये क्या करेगा, ये बेसिकली प्रिंट स्टैक ट्रैक आपको जो भी एरर है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो कोड आपने करना होता है वो आप कहाँ लिखते हो, वो आप लिखते हो ट्राई के अंदर। सो ट्राई के अंदर मैं आ गया। अब इस ट्राई के अंदर आके मैंने सबसे पहले फ़ाइल को ओपन करना है। तो फाइल को रीड करने के लिए हम कैसे ओपन करते हैं, हम लिखते हैं फाइल रीडर। तो ये हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है फाइल रीडर के नाम से, किसके अंदर, ये जो आपने पैकेज इंपोर्ट किया ना, आयो पैकेज, आयो, इसके अंदर एक क्लास होती है फाइल रीडर के नाम से, ठीक है जी। चलें जी, तो फाइल रीडर मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, FR इक्वल टू न्यू मेरी फाइल रीडर। तो ये सारी फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। ओके जी, अब इस फाइल रीडर के अंदर आपने क्या करना है, अपनी उस फाइल का नेम पास करना है। तो आपकी जिस फाइल को आपने ओपन करना है, तो आपकी फ़ाइल का नेम किसके अंदर है, इस फाइल नेम वाले वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे आपने वो वेरिएबल पास कर देना जिसके अंदर आपका नेम सेव है फाइल का। तो मैंने कहा जी मेरा नेम फाइल नेम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ओके, इतना कर दिया। अब ये जो फाइल आपने ओपन किया, इस फाइल में से डाटा फैच करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास होती है आयो पैकेज के अंदर, जिसका नाम है बफर रीडर, BUFFERED, बफर्ड रीडर। बफर रीडर का आप ऑब्जेक्ट बनाओ, BR इक्वल टू न्यू मेरी बफर्ड रीडर क्लास। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस बफर रीडर क्लास के इन राउंड ब्रेसेस के अंदर हम अपने इस फाइल रीडर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो मेरी फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, FR। सो यहाँ पे हमने लिख दिया जी FR, ठीक है जी। चलें, तो अब आपने FR से डाटा सारे का सारा फैच कर दिया। जब डाटा आपने फैच कर दिया, अब उस डाटा के अंदर कितनी लाइंस हैं, उनमें से वन बाय वन एक लाइन करके आपने फैच करनी है। तो लाइन फैच करने के लिए आपने यहाँ पे एक लाइन नाम का वेरिएबल बना लिया। सो ये लाइन नाम का वेरिएबल आप यहाँ पे पहले ऊपर डिफाइन भी कर लो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के अंदर मैंने एक लाइन नाम का वेरिएबल जो है एक और क्रिएट कर लिया। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर आप इस बफर रीडर के ऑब्जेक्ट BR के थ्रू जो लाइन रीड करके लेके आओगे, वो लाइन आपके इस लाइन वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ना, अगर आपने वो जो फाइल बनाई है, ये देखें फर्स्ट नाम से, इसके अंदर 5 लाइन्स हैं। तो पहले पहली लाइन रीड होगी, फिर दूसरी लाइन रीड होगी, फिर तीसरी लाइन रीड होगी। दूसरा एक लाइन रीड करके आप किस में रख रहे हो, आप इस लाइन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो मैंने कहा लाइन इक्वल टू, लाइन रीड कैसे करते हैं, हम लिखते हैं अपनी बफर रीडर का ऑब्जेक्ट BR डॉट रीड लाइन, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी एक लाइन रीड करके किसको दे देगा, इस लाइन वाले वेरिएबल को। अब दोस्तों हमारी फाइल के अंदर कितनी लाइन्स हैं, तो ये चेक करने के लिए हम एक लूप लगाएंगे, वाइल लूप।
और इसके अंदर हम लिखेंगे जो मेरा लाइन वाला वेरिएबल है, यानी ये जो लाइन वाला वेरिएबल है जिसके अंदर हम लाइन फैच करके लेके आए हैं, जब तक इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू है किसके, नल के, तब तक ये लूप जो है वो चलती रहे। यानी ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक आपका डाटा जो है वो एंड नहीं हो जाता। ओके जी। अब ये जो लाइन वाले वेरिएबल के अंदर आप जो लाइन फैच करके लेके आए हो उस लाइन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आप यहाँ पे सॉर्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो जी, लिख दो क्या बोला, लाइन, LINE लाइन। चलो वो लाइन डिस्प्ले होगी। लाइन डिस्प्ले होने के बाद जब ये लूप दोबारा चलेगी तो दोबारा चलने के लिए आपने नेक्स्ट जो लाइन है, यानी जब लूप दोबारा चलेगी तो क्या क्यों चलना है, ताकि फाइल में जो नेक्स्ट लाइन पड़ी हुई है उसे फैच किया जाए। तो नेक्स्ट लाइन फैच करने के लिए अगेन आप यही लाइन जो है डुप्लीकेट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। चलो इतना कर लिया। तो लाइन इक्वल टू BR.read लाइन, ये क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन है ये सिर्फ हम ये जो लूप से पहले आपने लाइन लगाई है ये सिर्फ पहली दफ़ा चलेगी, यानी ये पहली लाइन जो है रीड करके लेके आएगी। जैसे फर्स्ट वन इसने रीड कर दिया, उसके बाद जब ये लूप जितने दफ़ा चलेगी ये लूप के अंदर आप ये लाइन जो है लास्ट पे लिखोगे, ताकि नेक्स्ट आपका डाटा जो है, जो डाटा आपने एक दफ़ा फैच करवा दिया है उसके बाद नेक्स्ट डाटा जो है दोबारा आपने अगेन एंड अगेन फैच करना नहीं है, तब तक जब तक अनटिल आपकी जो फाइल में डाटा जो है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है जी। ले जी ये फाइल हैंडलिंग आपने कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। 2 फाइल्स के लिए आप 2 ऑब्जेक्ट बनाओगे इस फाइल क्लास के। सो मैंने कहा जो मेरी फाइल क्लास है उसका एक फ़र्स्ट नाम से ऑब्जेक्ट बना दो इक्वल टू न्यू मेरी फ़ाइल क्लास, और उस फाइल क्लास के अंदर हमने क्या पास करना है, हमने पास करना है यहाँ पे फाइल का नेम। ठीक है, जिस फाइल को हमने ओपन करना है। तो मेरी पहली फाइल का नेम क्या जी, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे FIRST first.txt। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट, आगे उसकी एक्सटेंशन क्या है .txt। चलें जी। तो मेरी एक फ़ाइल थी फर्स्ट के नाम से, तो उसके लिए मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। और देन दूसरी फाइल कौन सी है जी, फाइल सेकंड ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू मेरी फाइल क्लास, और उसके अंदर मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर सेकंड SE second.txt। चलें जी। तो 2 फाइल्स थी, दोनों फाइल्स के लिए हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने किसको पास करने हैं, थ्रेड्स को। यानी जितनी आपकी फाइल्स हैं उतने थ्रेड आप बनाओगे। तो 2 फाइल 2 थ्रेड बनेंगे। तो थ्रेड कैसे बनाते हैं आपको पता है बखूबी। तो थ्रेड के लिए थ्रेड क्लास बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो T1 मेरा पहला थ्रेड का नाम है इक्वल टू ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू मेरी थ्रेड क्लास, और उस थ्रेड क्लास के अंदर आपने जो अपनी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है अपनी इस क्लास का, ये जो आपने खुद की फाइल क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट पास करना है, तो वो आप पास कर दो। तो वो उसका नाम क्या जी, फर्स्ट। इसी तरह देन दूसरा मेरे पास एक थ्रेड हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और थ्रेड बनाएंगे दूसरी फाइल के लिए, सेकंड फाइल के लिए। उसका नाम हम रख लेते हैं T2, और उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा जी, सेकंड। तो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये हमने दूसरे थ्रेड को पास कर दिया। अब ये 2 थ्रेड जो है वो आपने क्रिएट कर दिए T1 एंड T2। T1 के पास आपकी फर्स्ट फाइल का लिंक है, और T2 के पास आपकी सेकंड फाइल का लिंक है। अब हमने इन दोनों थ्रेड को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो T1.start, ठीक है, और उसके बाद T2.start। तो ये लें जी, दोनों थ्रेड्स आपने स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये दोनों थ्रेड जब स्टार्ट हो गए हैं तो अब ये एक टाइम के अंदर दोनों थ्रेड एक टाइम के अंदर जो है दोनों फाइल्स को इकट्ठे रीड करेंगे। तो अब हम करते हैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंपाइल एंड रन करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप ज़रा, दोनों फाइल्स एक टाइम में रीड होंगी। वैसे अब विदाउट मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि जो है आपकी पहली फाइल पहले रीड होगी फिर दूसरी फाइल रीड होगी, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों फाइल्स इकट्ठे रीड हो रही हैं। देखो पहले सेकंड रीड हुई है फिर फर्स्ट रीड हुई है। ठीक है। अब अगर आप अगेन इसको दोबारा कंटिन्यू कंपाइल रन करोगे और ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे क्या दिया जी, T2.start को पहले ले आए आपने यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया, यानी आपने क्या दिया T2.start। ओके, T2.start कर दिया। अब अगर मैं इसे दोबारा कंपाइल करूँ और यहाँ पे देखो ये फाइल आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। डन जी। ओके, सो इसके लिए एक दफ़ा रन में जाके और यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं ताकि हम एक दफ़ा चेक कर सकें कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, कर गया। रन पे जाके रन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारी फाइल में डाटा सारा देखें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलें जी, बढ़िया हो गया।
तो ये आपका कोड होगा जनाब जी, मल्टी थ्रेडिंग विद फाइल हैंडलिंग। ये कोड सर ने यहाँ पे सर ने भी करके दिखाया हुआ है, ये देखें सेम वैसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। चलें तो ये जो कोड करवाता हूँ आपको, इसकी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। ये पेपर में आते हैं, आपको पता कोड। नेक्स्ट आ जाता है जी टॉपिक हमारे पास, यूजफुल थ्रेड मेथड्स, यानी थ्रेड के कुछ यूजफुल मेथड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला मेथड है स्लीप। स्लीप मेथड क्या करता है दोस्तों? स्लीप मेथड ये करता है कि अगर आपका एक थ्रेड वर्किंग स्टेट के अंदर है और उस थ्रेड को आपने कुछ देर के लिए जो है वो वेटिंग स्टेट में लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप उसे स्लीप मोड में ले जाते हो। उसके लिए क्या करते हो, उसे स्लीप मोड में ले जाते हो। जब आप किसी चीज़ को स्लीप मोड में ले जाते हो तो क्या करता है, वो कुछ देर रेस्ट करता है, कुछ देर करता है रेस्ट करता है। जब उसका स्लीप मोड का जो आपने टाइम सेट किया होता है, ये टाइम मिली सेकंड के अंदर होता है। जैसे ही वो मिली सेकंड का टाइम ख़त्म होगा, साथ ही आपका थ्रेड जो है वो अगेन जो है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहता है जी केस द करंटली एग्जीक्यूशन थ्रेड टू वेट फॉर द टाइम मिली सेकंड स्पेसिफाइड, यानी जब आपने अगर आपने किसी थ्रेड को वेट करवाना हो कुछ मिली सेकंड, स्पेसिफिक मिली सेकंड के लिए, तो उसके लिए हम स्लीप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर स्लीप मेथड के अंदर हम अपना टाइम बताते हैं। कहता है वेटिंग इज़ एफिशिएंट इक्विवेलेंट टू नॉन बिजी, यानी वेटिंग जो है कहता है ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ये इक्विवेलेंट होती है नॉन बिजी के। यानी स्लीप करने से ऐसा नहीं है कि आपका जो थ्रेड है वो बिजी हो गया, नहीं, वो जस्ट क्या हुआ है, जस्ट आपने यहाँ आपको मैं अगर इसकी अच्छे से एग्जांपल से समझाऊँ तो दोस्तों, आप स्लीप इसलिए भी करते हो कि मान लो आपका एक थ्रेड है जो कि काफ़ी देर से जो है वर्किंग कर रहा था, यानी जो है ना वो रनिंग कर रहा था। अब क्या हुआ, उसके साथ एक दूसरा थ्रेड है जो जिसकी प्रायोरिटी लो है, और आपको पता है ना जिस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होती है वो चलता रहता है, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी लो होती है वो बेचारा कंटिन्यूसली वेट कर रहा है, उसकी बारी नहीं आती। तो फिर हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम जिस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होती है ना उसको कुछ देर के लिए स्लीप मोड में ले जाते हैं, ताकि जब जितनी देर तक वो स्लीप मोड में जाएगा उतनी देर तक वो जो लो प्रायोरिटी वाला थ्रेड है उसको मौका मिल जाएगा रन होने का, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ताकि हमारा जो लो प्रायोरिटी वाले थ्रेड हैं उनको भी मौका दिया जा सके रन होने का। इसलिए फिर हम अपने हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स को जो है वो स्लीप कर देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है जी। द वेटिंग थ्रेड विल नॉट ऑक्यूपाई द प्रोसेसर, कहता है जो जिन थ्रेड्स को आप जो है वो स्लीप मोड में ले जाते हो, वो उस दौरान जिस दौरान वो स्लीप मोड में होती हैं उस दौरान वो अपने आपकी प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपको पता है प्रोसेसर का इस्तेमाल सिर्फ वही प्रोसेस करता है, वही थ्रेड करता है जो कि रनिंग स्टेट में होता है, यानी जो रन हो रहा होता है। लेकिन जो स्लीपिंग मोड में होता है वो आपके प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं करता। थ्रेड्स कम आउट ऑफ द स्लीप व्हेन द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल एक्सपायर्स और व्हेन इंटरप्टेड बाय सम अदर थ्रेड, यानी वो कह रहा है कोई भी थ्रेड स्लीप मोड से आउट तब होता है, यानी स्लीप मोड से बाहर तब आता है जब उसका जो आपने टाइम सेट किया हुआ है मिली सेकंड के अंदर, जब वो एक्सपायर होता है टाइम, या फिर जब वहाँ पे कोई दूसरा थ्रेड आके इंटरप्ट करता है, यानी वहाँ पे जब दूसरा थ्रेड आके इंटरप्शन पैदा करेगा यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो तब आपका जो थ्रेड है जो कि स्लीप मोड में गया हुआ था वो फ़ौरन से जो है वो स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं स्लीप मोड से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट, थ्रेड कमिंग आउट ऑफ स्लीप में गो टू रनिंग टू रेडी स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर। कहता है जो थ्रेड्स है ना ये आपके स्लीप मोड से बाहर जब आते हैं ना तो इनको कहाँ भेजा जाता है, इनको रनिंग स्टेट में भेजा जाता है या फिर इनको रेडी स्टेट में भेजा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर। यानी अगर ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर कि अगर आपका प्रोसेसर अवेलेबल है तो आपका थ्रेड जो है स्लीप मोड से बाहर आते साथ डायरेक्ट जो है वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आपका थ्रेड जो है वो यानी प्रोसेसर आपका अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके थ्रेड को जो है वो रेडी स्टेट में रेडी क्यू में लगा दिया जाएगा ताकि वो रेडी हो जाए, और उसके बाद फिर उसको क्यू में रनिंग स्टेट में भेजा जाता है रन होने के लिए। हाई प्रायोरिटी थ्रेड शुड एग्जीक्यूट स्लीप मेथड आफ्टर सम टाइम टू गिव लो प्रायोरिटी थ्रेड्स अ चांस टू रन, अदरवाइज स्टार्वेशन में अक्कर। वही चीज़ मैंने आपको ऊपर अभी भी बताई है कि हम स्लीप मोड इसलिए भी लगाते हैं ताकि जो हमारे हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी देर से रनिंग स्टेट में हैं उनको कुछ देर के लिए हम स्लीप कर देते हैं ताकि जो हमारे लो प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं उनको मौका मिल सके अपना रन होने का। लेकिन कहता अगर आप स्लीप मोड में नहीं लेके जाओगे अपने हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स को, इससे फिर नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपके हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स चलते रहेंगे, लेकिन जो लो प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं वो उनको मौका नहीं मिलेगा। जब उनको मौका नहीं मिलेगा तो इस तरह क्या होगा, वो जो आपके लो प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। जब आपके लो प्रायोरिटी थ्रेड्स ब्लॉक होते हैं तो उस दौरान क्या हो जाती है, स्टार्वेशन अक्कर हो जाती है। ठीक है, अब चलें, अब सर ने एक कोड करके दिखाया हुआ है
सर कह रहे हैं कि जनाब हम स्लीप मोड को कैसे यूज़ करते हैं वो सर ने दिखाया हुआ है। तो उसके लिए सर ने जो हमने प्रीवियस लेक्चर 23 के अंदर जो वर्कर क्लास यूज़ की थी ना उसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम जो है हम भी वर्कर क्लास का इस्तेमाल करते हैं और उसी के थ्रू हम जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लास मैंने बना ली वर्कर, WRKER वर्कर। अब इस वर्कर क्लास के अंदर हमने क्या करना है जनाब, वर्कर क्लास के अंदर वो जो हमने पीछे अगर आपने कोड मेरा लेक्चर 23 देखा हुआ तो आपको पता है कि वर्कर क्लास के अंदर मैं एक जॉब नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने नीचे से जो भी जॉब मिल रही थी, मतलब कोई भी एक रैंडम हम नाम ले रहे थे और उस नाम को जावा वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। अब यहाँ पे आपने ये कंस्ट्रक्टर का नाम भी चेंज करना है क्योंकि आपने क्लास का नाम रख लिया वर्कर। सो यहाँ पे आपने वर्कर रख लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग जॉब के लिए आपने जे वेरिएबल रख लिया। इस जे वेरिएबल के अंदर जो भी आपको नीचे से स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी वो स्ट्रिंग वैल्यू आप इस जॉब वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपने कहा जो भी जॉब वाला वेरिएबल है इसको इक्वल कर दो इस जे वेरिएबल की वैल्यू के। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये जो रनिंग स्टेट आपने रन मेथड है इसके अंदर ये जो आप कर रहे हो ये आप क्या करोगे, इसको ख़त्म कर दोगे। चलो जी, अब आप क्या करोगे, इस ट्राई कैच के अंदर आप क्या करोगे वो बताता हूँ आपको। दोस्तों करना ये है सिंपली कि जब आप स्लीप मोड में ले जाते हो तो ये बात आपने पहले बांध देनी है कि जब आप मल्टी थ्रेडिंग के अंदर अपने थ्रेड को स्लीप मोड में लेके जाते हो तो उसके लिए आप ट्राई कैच ज़रूर लगाते हो, उसके लिए आप ट्राई कैच ज़रूर लगाते हो। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पे देखो उसके लिए आपने याद होगा आपको हमने एक फॉर लूप लगाई हुई थी इंट आई इक्वल टू, यानी जब कोई थ्रेड चलेगा तो वो थ्रेड 5 यानी उस थ्रेड को हम एक लूप के थ्रू 5 दफ़ा चला रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर। तो वही हम सीन यहाँ पे करेंगे, आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस दैन इक्वल टू 5 और उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये बेसिकली 5 दफ़ा ये लूप 5 दफ़ा चलेगी। ठीक है, यानी एक थ्रेड जो है वो इस लूप को 5 दफ़ा चलाएगा। और इस लूप के अंदर आगे हमने क्या कर दिया, हमने कहा जब ये लूप चले और तो इस लूप के अंदर क्या करना, इस लूप के अंदर हमने क्या दिया जनाब, आप ये करना कि ट्राई कैच लगा देना। ट्राई कैच क्यों लगाया, क्योंकि हमने स्लीप करना है अपने, यानी जैसे ही कोई थ्रेड इस फॉर लूप के अंदर आके अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो हम उसे कुछ देर के लिए जो है वो स्लीप मोड में भेज देंगे। तो जो दोस्तों ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, स्लीप मोड लगाने से पहले आप जो है स्लीप मोड हमेशा ट्राई कैच में लगाते हो। सो ट्राई के अंदर आप क्या कर दोगे, ट्राई के अंदर आप अपने थ्रेड को यानी जो थ्रेड अभी इस वक्त रनिंग स्टेट के अंदर है उस थ्रेड को अपने स्लीप में ले कैसे जाते हो, उसके लिए आप लिखते हो थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, चलो थ्रेड डॉट स्लीप। अब इसके अंदर जो है वो हम अपना टाइम बताते हैं, स्लीप मेथड के अंदर हम ये राउंड ब्रेसेस के अंदर अपना मिली सेकंड के अंदर टाइम बताते हैं। दोस्तों 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के इक्वल होते हैं, 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के इक्वल होता है। सो मैंने यहाँ पे कह दिया 1000। सो 1000 का मतलब क्या है, यहाँ मैंने कह दिया 2000 का मतलब क्या है 2 सेकंड, यानी हर थ्रेड जो है वो चलने से पहले 2 सेकंड जो है वो स्टे करेगा। उसके बाद ट्राई कैच के अंदर हमने स्लीप मोड यूज़ कर लिया। अगर दोस्तों स्लीप मोड सही से वर्क करेगा तो ये ट्राई में आ जाएगा, अदरवाइज़ ये एग्जेप्शन दे देगा हमें। और फाइनली एग्जेप्शन देने के मतलब कि ट्राई स्लीप मोड में जाने के बाद हम जो है अपना फाइनल जो आंसर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर देते हैं। और सॉल्व के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो जॉब वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दिया इक्वल और आगे आई की वैल्यू, यानी जो सी जॉब है जॉब वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू और साथ ये जो लूप की आई की वैल्यू है ये हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। चलें इतना कर दिया हमने, बस इतना करने के बाद अब आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आपने बस ये जो फाइल का नाम बनाया ये आपने चेंज करना है क्योंकि आपकी क्लास का नाम है वर्कर। सो यहाँ पे आप लिखोगे वर्कर और यहाँ पे भी वर्कर। ठीक है जी, अब यहाँ पे वर्कर के अंदर आपने लिख दिया जी फर्स्ट, FIRST फर्स्ट जॉब। ठीक है जी, आपने टेक्स्ट पास कर दिया और यहाँ पे आपने टेक्स्ट पास कर दिया सेकंड जॉब, दूसरी क्लास के अंदर सेकंड जॉब। ठीक है जी, सेकंड जॉब। अब यहाँ पे भी क्लास का नाम चेंज करें, फाइल नहीं वर्कर, और उसके बाद यहाँ पे भी नाम चेंज करें वर्कर। अब दोस्तों तो कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने वर्कर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। 2 ऑब्जेक्ट के लिए आप 2 थ्रेड बनाओगे। तो पहला थ्रेड T1 उसको मैंने फर्स्ट पास कर दिया ऑब्जेक्ट एंड T2 उसको मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया T1 डॉट स्टार्ट, पहले अपने पहले थ्रेड को स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मैंने कहा T2 डॉट स्टार्ट। चलो जी इतना हो गया, दोनों थ्रेड्स को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आपने देखना है कि जैसे दोस्तों दोनों थ्रेड एक दफ़ा चलेंगे उसके बाद कुछ देर का टाइम का स्लीप करेंगे, मतलब कि कितना हमने टाइम दिया 2000 मिली सेकंड, यानी 2 सेकंड का स्लीप करेंगे। अब आपने गौर से देखना है, ये देखना पहले 2 थ्रेड वर्क करेंगे,
देखो पहले 2 थ्रेड का रिजल्ट आया, उसके बाद 2 सेकंड का वेट, फिर रिजल्ट आया। देखो हर नए रिजल्ट के बाद देखें 2-2 सेकंड का वेट आ रहा है, देखें देखा। तो इस तरह दोस्तों हम स्लीप मोड में लेके जाते हैं। ओके, आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि देखो पहले उसने फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब डिस्प्ले की, फिर 2 सेकंड का वेट किया, फिर उसने नेक्स्ट टाइम दोनों जॉब को डिस्प्ले किया, फिर उसने 2 सेकंड का वेट किया, फिर उसने वेट किया, फिर ऐसे अगेन रन करके दिखाता हूँ आपको। अगेन मैंने रन किया, देखना ये पहला रिजल्ट, अब 2 सेकंड का वेट, दूसरा रिजल्ट 2 सेकंड का वेट, तीसरा रिजल्ट 2 सेकंड का वेट, चौथा रिजल्ट 2 सेकंड का वेट और फाइनली पाँचवा रिजल्ट। ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों हम अपनी चीज़ को स्लीप मोड में ले जाते हैं। तो ये कोड है दोस्तों स्लीप मोड का। ठीक है जी, ओके जी, स्लीप मोड का कोड आपने निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड आ गया जी, यील्ड मेथड। अब यील्ड मेथड क्या होता है? यील्ड मेथड दोस्तों ये होता है कि जब आप अपने किसी थ्रेड को यील्ड मेथड यानी यील्ड मोड में ले जाते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी वो थ्रेड जो है वो अपनी पोजीशन छोड़कर किसी और को दे देता है। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मान लो 2 पर्सन हैं, एक है खिज़र एक है अली। अब खिज़र जो है उसकी प्रायोरिटी थी फर्स्ट नंबर के ऊपर, जो अली है उसकी प्रायोरिटी थी सेकंड नंबर के ऊपर। यानी खिज़र ने पहले अपना टाइम लेना था और अली ने दूसरे नंबर पर अपना टाइम लेना था। ठीक है, हुआ ये कि खिज़र ने कोऑपरेट किया अली के साथ। खिज़र ने कहा यार अली तुम ऐसे कर लो, तुम पहले चले जाओ, मैं बाद में चले जाऊँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये कोऑपरेटिव तब भी होता है जब आपकी प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए, आपकी दोनों की प्रायोरिटी। यानी प्रायोरिटी का मतलब यानी अगर खिज़र मैनेजर है तो अली भी मैनेजर हो, ऐसा नहीं। खिज़र मैनेजर है और अली जो है स्वीपर है, तो ऐसा नहीं होता कि खिज़र जो है वो एक मैनेजर हो गया, अली को कहेगा चलो तुम चले जाओ पहले, ऐसा नहीं होता। दोनों का स्टैंडर्ड, दोनों का स्टेटस सेम हो, ये बात आपने खास ख्याल रखनी है। यील्ड तब अप्लाई होता है जब दोनों का स्टेटस जो है वो सेम हो, तब आप किसी दूसरे के साथ कोऑपरेट करके उसको अपनी जगह पे लेके आ सकते हो। तो कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? यानी आप बहुत ही सखी सर्वर हो, आपने कहा कि यार अली, हालांकि बारी आपकी थी, यानी फ़र्ज़ करो CEO साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी जनाब 2 जो मैनेजर हैं ना खिज़र और अली, वो आके इंटरव्यू दें मुझे। ठीक है जी। अब पहली बारी थी खिज़र की, दूसरी बारी थी अली की। अली ने खिज़र को कहा यार ऐसे करो कि यार तुम ना मुझे पहले जाने दो, तुम बाद में चले जाना। तो खिज़र ने अली के साथ कोऑपरेट किया और कहा कि चलो ठीक है यार मैं तुम्हें अपना टाइम दे देता हूँ। यानी पहली बारी तो खिज़र की थी, लेकिन खिज़र ने कोऑपरेट किया अली के साथ और अपनी जगह पे अली को खड़ा कर दिया और ख़ुद जो है वो बाद वाली शिफ्ट को प्रेफर कर दिया। तो पहले अली ने अपना टाइम ले लिया और दूसरा टाइम खिज़र ने ले लिया, हालांकि पहला टाइम खिज़र का था। तो यही होता है दोस्तों यील्ड, कि जब आपकी प्रायोरिटी सेम होती है, यानी दो थ्रेड्स की प्रायोरिटी तो सेम है, लेकिन जिस थ्रेड ने पहले एग्जीक्यूट होना था उसने अपनी एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो किसी दूसरे थ्रेड को दे दिया और ख़ुद जो है वो लास्ट पे चला गया है, यानी कोऑपरेट कर दिया। तो इसको कहते हैं यील्ड मेथड। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं, कहता है अलाउज एनी अदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट मूव इटसेल्फ टू एंड ऑफ द प्रायोरिटी क्यू। यानी जब आप अलाउ करते हो अब किसी दूसरे सेम प्रायोरिटी के थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन के लिए कि जाओ भाई तुम पहले एग्जीक्यूट हो जाओ, मैं तुम्हारी चलो मैं बाद में एग्जीक्यूट हो जाऊँगा, तो इसको हम कहते हैं यील्ड। इफ़ ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव अ लोअर प्रायोरिटी देन द यील्डिंग थ्रेड्स रिज्यूम एग्जीक्यूशन ऑन द CPU। यानी जनाब कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि आपके जब आपका जो थ्रेड जिसको आपने यील्ड पे लगाया वो रिज्यूम तब होता है जब उससे आगे जो थ्रेड है अगर उसकी प्रायोरिटी उससे लो है। यानी फ़र्ज़ करो अली की प्रायोरिटी लो थी और खिज़र की प्रायोरिटी हाई है, तो भाईजान अब अली को फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि प्रेफरेंस तब दी जाती है जब उन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। फिर आप कोऑपरेट कर सकते हो, फिर आप ये कह सकते हो कि यार तुम चलो पहले चले जाओ मैं बाद में चले जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों आप जिस बंदे को कोऑपरेट कर रहे हो, जिस बंदे को आप पहले नंबर पे लेके आ रहे हो, अगर उसकी प्रायोरिटी आपसे लो है तो फिर दोस्तों आप उससे कोऑपरेट नहीं कर सकते, फिर आप ही पहले नंबर पे जाओगे। तो ये थ्रेडिंग का रूल है, ये यानी यील्डिंग का रूल है। अब यील्डिंग का कोड करते कैसे हैं? बड़ा इजी है, बहुत 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 इजी है। सिंपली यही कोड है सेम जो स्लीप के लिए है। जहाँ पे आपने ये थ्रेड डॉट स्लीप लिखना है, यहाँ पे आपने थ्रेड डॉट यील्ड कर लेना। लेकिन ये एक बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है
कि यील्ड के लिए आप ट्राई कैच ना भी लगाओ फिर भी ये चल जाता है, लेकिन स्लीप के लिए ट्राई कैच लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये मैंने कोड सारा हटा दिया और इसके जगह सिंपल मैंने लिख दिया थ्रेड डॉट यील्ड, YEILD यील्ड, ठीक है। सो यील्ड की स्पेलिंग क्या है जी, यील्ड की स्पेलिंग देख लेते हैं, YIELD, YIE है, EI नहीं है, IELD यील्ड, ठीक है जी। सो इतना ज़्यादा सिर्फ काम था तो आपका काम हो गया बस। लेकिन वही सारा कोड है जो स्लीप के लिए आपने यूज़ किया था, सिर्फ ये है कि वो ट्राई कैच हटा गया, आपने डायरेक्ट लिख दिया थ्रेड डॉट यील्ड। अब क्या करो दोस्तों, जो भी थ्रेड अब रनिंग स्टेट में जाएगा ना तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ जो सेम प्रायोरिटी के थ्रेड होंगे ना उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देगा और ख़ुद लास्ट पे चला जाएगा, यानी वो कोऑपरेट करेगा अपने सेम प्रायोरिटी वाले थ्रेड के साथ कोऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे आपको नज़र आया, देखो हल है, बारी फर्स्ट थ्रेड की थी लेकिन उसने कोऑपरेट किया अपने सेकंड थ्रेड के साथ, उसने कहा जाओ यार तुम पहली बारी ले लो, मैं बाद में बारी ले लूँगा। तो देखो ये देख रहे हो आप, देखो हर जगह भी सेकंड ने पहली बारी ले ली है, देखो यहाँ पे भी पहली बारी सेकंड की, यहाँ पे भी पहली बारी सेकंड की, यहाँ पे देखो पहली बारी सेकंड की। यानी कहने का मतलब ये था, हालांकि रूल के अकॉर्डिंग, हालांकि आपने स्टार्ट पहले किसको किया था, आपने स्टार्ट किया था T1 को, तो यानी चलना तो T1 पहले चाहिए था, यानी टेस्ट ये जो फर्स्ट जॉब है पहले ये चलनी चाहिए थी, फिर सेकंड चलनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि आपने यहाँ पे यील्ड लगाया हुआ था तो जब T1 रनिंग स्टेट में गया तो उसने क्या किया, उसने कहा यार तुम ऐसे करो, उसने सेकंड T2 को कहा यार तुम पहले चल जाओ, मैं चलो बाद में चल जाऊँगा। तो इस तरह फिर क्या हुआ, T2 पहले चल गया और T1 जो है वो बाद में चल रहा है। तो ये कोड था यील्ड का, लें जी सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेड स्टेट्स। अब दोस्तों जो आपके थ्रेड जब चल रहे होते हैं तो उनकी डिफरेंट कुछ स्टेट्स होती हैं, वो स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। पहली स्टेट है जी न्यू स्टेट। ये न्यू स्टेट कौन सी स्टेट होती है दोस्तों, जब आप अपने किसी थ्रेड को न्यूली क्रिएट करते हो ना तो वो स्टेट कौन सी होती है, न्यू स्टेट होती है। उसके बाद जब एक थ्रेड क्रिएट हो जाता है, आफ्टर क्रिएशन जब आप उसे क्रिएट करने के बाद स्टार्ट करते हो ना उसको रन करने के लिए, तो तब जो स्टेट होती है वो रेडी स्टेट होती है। रेडी स्टेट के बाद जब आपका थ्रेड रनिंग स्टेट में चला जाता है, यानी जब रनिंग स्टेट वो होती है जब आपका थ्रेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया रन होने के लिए, तो फिर हम उसे कहाँ भेज देते हैं, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। ये वेटिंग स्टेट कौन सी होती है, ऐसी स्टेट जिसमें आप जो है वो अपने थ्रेड को कुछ देर के लिए वेट करवाते हो कि यार कुछ देर तुम वेट करो, उसके बाद फिर जो है वो वेट स्टेट से दोबारा रेडी स्टेट में जाता है, फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आता है। इसी तरह एक होती है स्लीपिंग स्टेट। स्लीपिंग स्टेट वो होती है जिसमें आप अपने थ्रेड को कुछ देर के लिए स्लीप मोड में ले जाते हो। ब्लॉक स्टेट वो होती है जिसमें आपकी अगर कोई ब्लॉकिंग आ गई है, मतलब कि आपका एक थ्रेड है जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहा था, उसे टाइम ही मिल रहा है, तो उसे हम कहाँ भेज देते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हैं, यानी वो ब्लॉकिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो यानी जितने ये जो आपकी रेडी स्टेट होती है, यहाँ पे आपके जो थ्रेड्स हैं वो रेडी होते हैं रनिंग होने के लिए, रन होते नहीं हैं, सिर्फ रेडी होते हैं। और ये जो रनिंग स्टेट होती है ना, इसमें आपका करंट प्रोसेस या फिर आपका करंट थ्रेड जो है वो क्या होता है, रन होता है, यानी उसे CPU या फिर प्रोसेसर जो है वो असाइन कर दिया जाता है। एक बात आपने खास ख्याल रखनी है, रेडी स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस या एक से ज़्यादा थ्रेड जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रनिंग स्टेट होती है इसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, यानी एक टाइम में एक ही थ्रेड होता है, क्योंकि रनिंग स्टेट वो होती है जहाँ पे मेरे भाई वो प्रोसेस या वो थ्रेड होता है जो करंटली रनिंग स्टेट में है, बाकी जितने भी थ्रेड या प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे रेडी स्टेट में होते हैं। समझ आ गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने एक और याद रखना है कि जब आप अपने किसी प्रोसेस को या किसी थ्रेड को वेटिंग स्टेट में, स्लीपिंग स्टेट में या फिर ब्लॉक स्टेट में भेजते हो, तो उसके बाद यानी वेटिंग, स्लैपिंग एंड ब्लॉक स्टेट में जाने के बाद वो चीज़, वो आपका प्रोसेस या वो आपका थ्रेड डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जाता है, वो पहले एक दफ़ा रेडी स्टेट में आता है फिर रनिंग स्टेट में जाता है। तो यहाँ पे देखो एरो से आपको शो हो रहा है कि जब रनिंग स्टेट से आप वेटिंग स्टेट में भेजते हो तब भी आपका प्रोसेस डायरेक्ट रनिंग में नहीं वापस जाता, पहले एक दफ़ा रेडी में जाता है फिर रनिंग में आता है। उसके बाद स्लीपिंग में भी पहले रेडी में आता है फिर रनिंग में जाता है। तो ये कुछ स्टेट्स थी इसकी जिनके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद एक डेड स्टेट होती है। डेड स्टेट कौन सी होती है, डेड स्टेट वो होती है दोस्तों जिसमें आपका प्रोसेस या फिर आपका थ्रेड जो कि रनिंग स्टेट में था और उसका काम फिनिश हो गया, यानी उसका काम जो उसने करना था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर उसे हम क्या कर देते हैं, रनिंग स्टेट से बाहर भेज देते हैं, यानी उसे CPU से बाहर निकाल देते हैं, रैम से बाहर निकाल देते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट, यानी आपका जब काम ख़त्म हो गया तो बस डेड हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जी। पहली स्टेट न्यू स्टेट।
न्यू स्टेट कौन सी है, व्हेन अ थ्रेड इज जस्ट क्रिएटेड, यानी जब आपका थ्रेड जो है वो जस्ट क्रिएट होता है। रेडी स्टेट, थ्रेड स्टार्ट मेथड इनवॉक्ड, यानी जब आपका थ्रेड जो है वो रन नहीं हो रहा, अभी रनिंग के लिए सिर्फ रेडी हुआ है। तो रेडी स्टेट जो होती है ये बेसिकली वो स्टेट होती है जहाँ पे आपके थ्रेड जो है वो रेडी हो जाते हैं। और रेडी कौन करता है इनको, ये करता है स्टार्ट मेथड, ठीक है, आपके थ्रेड को स्टार्ट मेथड जो है वो रेडी करता है। थ्रेड कैन नो एग्जीक्यूट, अब जो है थ्रेड आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होगा। पुट इट इनटू द रेडी क्यू फॉर द स्केड्यूलर, यानी आपके अब थ्रेड को जो है वो रेडी क्यू के अंदर लगा दिया जाएगा ताकि उसे जो है रनिंग स्टेट में भेजा जा सके। उसके बाद रनिंग स्टेट कौन सी होती है, थ्रेड इज असाइंड अ प्रोसेसर एंड नाउ इज़ रनिंग, यानी रनिंग स्टेट वो होती है जिसमें आपका थ्रेड जो है वो उसे प्रोसेसर जो है वो असाइन कर दिया गया ताकि वो रन हो सके, ठीक है जी। उसके बाद ये डिफरेंट मेन स्टेट्स थी, इनके बारे में आपको बता दिया। डेड स्टेट, डेड स्टेटमेंट जिसके आपको बताया कि थ्रेड हैज़ कंप्लीटेड और एग्जिट, यानी आपका थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी उसने जो वर्किंग करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है उसे रनिंग स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी मेन रैम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेन मेमोरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि ये जो स्टेट होती है ये होती है डेड स्टेट। नेक्स्ट थ्रेड ज्वाइनिंग, ये थ्रेड ज्वाइनिंग क्या होती है, तो थ्रेड ज्वाइनिंग ये होती है जब आप एक थ्रेड के अंदर जो उसके डिफरेंट टास्क हैं, जैसे ये देखो ये एक थ्रेड था ना, मान लो जैसे ये एक थ्रेड है और इस थ्रेड के अंदर ये जो फॉर लूप लगी हुई है बेसिकली कितनी दफ़ा चल रही है, 5 दफ़ा। तो दोस्तों एक थ्रेड के अंदर आप एक लूप को 5 दफ़ा चला रहे हो, तो यानी एक थ्रेड के अंदर ये जो 5 दफ़ा लूप चल रही है, अगर इसी 5 दफ़ा लूप के चलने को आप ज्वाइन करना चाहते हो यानी मर्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों हम ज्वाइनिंग लगाते हैं। ज्वाइनिंग करते कैसे हैं, ज्वाइनिंग दोस्तों ये क्या कि इसमें इट सेल्फ अपने साथ जो है वो ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, यानी एक थ्रेड के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो इट सेल्फ अपने साथ ज्वाइन हो जाती हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो ज्वाइनिंग के अंदर क्या होता है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लो ज्वाइनिंग की कि जनाब यूज्ड व्हेन अ थ्रेड वांट्स टू वेट फॉर एन अदर थ्रेड टू कंप्लीट इट रन मेथड, यानी ज्वाइनिंग स्टेट का हम इस्तेमाल तब करते हैं, कहता है जब एक थ्रेड चाह रहा है वेट फॉर एन अदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स रन मेथड, यानी जब एक थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया और दूसरा जो है वो थ्रेड वेट कर रहा था ताकि उसे जो है CPU अलॉट किया जाए, तो उसके लिए हम ज्वाइनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्वाइनिंग कोड करते कैसे हैं, उसके लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेम यही सारा कोड है जो आपने स्लीप के लिए यूज़ किया, जो आपने यील्ड के लिए यूज़ किया, सेम वही कोड है, सिर्फ आपने यहाँ पे थ्रेड डॉट यील्ड को हटा देना और आपने यहाँ पे मेन में आने के बाद यहाँ पे लास्ट पे जो है, जिस तरह दोस्तों आपको याद है ना कि आप स्लीप मेथड के लिए जो है ट्राई कैच लगाते हो, लेकिन वो ट्राई कैच कहाँ लगता था, वो लगता था यहाँ पे रन मेथड के अंदर आप लगा रहे थे। लेकिन जो ज्वाइन है ना ये आपने लगाना है यहाँ पे, जहाँ पे आपने ये अपने थ्रेड को स्टार्ट करना ना, जितने भी थ्रेड्स आपने यूज़ किए होंगे उन तमाम थ्रेड्स को स्टार्ट करने के बाद आपने ट्राई कैच लगाना है और इन ट्राई कैच के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं उनको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन लगा दो, एक्सेप्शन ई, और इसके नाम लिख दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक, ओके। अब इस ट्राई के अंदर आपके पास कितने थ्रेड हैं, 2 थ्रेड्स हैं, इन दोनों थ्रेड्स को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, बड़ा ईजी है, T1 डॉट ज्वाइन ये लो, और उसके बाद T2 डॉट ज्वाइन ये लो जी, इस तरह से हम ज्वाइनिंग करते हैं। ये ज्वाइनिंग का कोड हो गया आपका। अब ये क्या करेगा, ये आपके T1 को यानी T1 के अंदर जितने भी सब टास्क हो रहे हैं उन सबको आपस में ज्वाइन कर देगा, और T2 डॉट ज्वाइन का मतलब है कि ये T2 जो थ्रेड है वो थ्रेड अपने अंदर जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उन सबको आपस में इट सेल्फ ज्वाइन कर देगा। अब मैं कंपाइल करता हूँ इसको, और ये देखो ये आपकी ज्वाइनिंग हो गई है और ये इसने थ्रेड जो हैं वो आपके जो है सक्सेसफुली प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ओके जी। तो इस तरह ये होती है जी जनाब ज्वाइनिंग। लें जी, यहाँ तक आपका जो है लेक्चर ख़त्म। उम्मीद है आपको जो मेथड्स थे ज्वाइन का, स्लीप का और यील्ड का, इनकी भी समझ आई है। और ऊपर जो हमने आपको टॉप के ऊपर जो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों एक ही कोड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको फर्स्ट पे करवाया, फाइल हैंडलिंग वाला, जिसमें आप मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करके फाइल हैंडलिंग कर रहे थे। यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।